हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधाकर सिंह, सहायक प्राध्यापक चंद्रभानु गुप्ता कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय बख्शी का तालाब लखनऊ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड आपका लेक्चर नंबर 3, जिसका टॉपिक है आपका सॉइल एंड क्लाइमेट फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। तो कोई भी अगर आप हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, बागवानी फसल अगर आप ग्रो करने जा रहे हैं तो आपका जो सिलेक्शन ऑफ क्रॉप है वो आपका मोस्टली डिपेंड करता है आपकी सॉइल की कंडीशंस कैसी हैं, आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं। तो डिफरेंट सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशंस जब कहीं ना कहीं वैरी करती हैं तो उस हिसाब से आपकी फसलें भी, बागवानी फसलें भी वैरी करती हैं और आप डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में, डिफरेंट सॉइल कंडीशंस में आप डिफरेंट क्रॉप सिलेक्शन का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैव स्पेसिफिक एंड वेरीड रिक्वायरमेंट्स फॉर सॉइल एंड क्लाइमेट एज दीज फैक्टर्स क्रिटिकली इन्फ्लुएंस देयर ग्रोथ, यील्ड एंड क्वालिटी। तो अगर हम बागवानी फसलों की बात करें, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की बात करें, तो बागवानी फसलों की मिट्टी और जलवायु संबंधी विशिष्ट और विधिक जो आवश्यकताएं होती हैं, तो सीधा सीधा कहा गया है कि आपकी वेरिड डिफरेंट आपकी जो सॉइल कंडीशंस हैं, डिफरेंट आपकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो आपकी बागवानी फसलों के हिसाब से डिफरेंट आपकी होती हैं। क्योंकि ये जो आपके कारक होते हैं, आपका जो मिट्टी है, जो आपकी सॉइल है, ये कारक क्या करते हैं, ये उनकी वृद्धि, जो आपकी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उनकी वृद्धि, उनकी उपज मतलब यील्ड और गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने का काम करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है सॉइल रिक्वायरमेंट्स फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। तो जो आपकी बागवानी फसलें हैं, बागवानी फसलों के लिए जो मिट्टी की आवश्यकताएं होती हैं वो कैसे अहम हैं। तो इसमें आपका है द आइडियल सॉइल फॉर मोस्ट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स is one that offers a balance of physical, chemical and biological properties। तो एक जो आइडियल सॉइल है, अगर हम आइडियल सॉइल की बात करें आपकी बागवानी फसलों के लिए, आपकी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए, आदर्श मिट्टी वह होती है जिसमें आपके जो भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों का आपका संतुलन प्रदान करने वाली होनी चाहिए। कोई भी आपकी मिट्टी है जिसमें आपकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर संतुलन बना रहेगा तो उसको हम लोग हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए, बागवानी फसलों के लिए, उस फसल को हम लोग बहुत ही अच्छा मानेंगे और उसमें हम क्लाइमेटिक कंडीशंस और सॉइल्स के हिसाब से हम जो आपका क्रॉप का सिलेक्शन है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का सिलेक्शन है, उसको हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका की सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मिट्टी की प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो मिट्टी की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं। तो जो सबसे पहला आपका पॉइंट है टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर। टेक्सचर का मतलब बनावट और स्ट्रक्चर का मतलब आपका क्या होता है, संरचना। तो इसमें जो सबसे पहला आपका है लोमी सॉइल। हम किसकी बात करेंगे, लोमी सॉइल की बात करेंगे। तो लोमी सॉइल, जिसको हम लोग दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, लोमी सॉइल की बात करेंगे तो लोमी सॉइल में आपका क्या होता है, अ मिक्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इज ऑफन कंसीडर्ड आइडियल बिकॉज इट बैलेंसेज वाटर रिटेंशन एंड ड्रेनेज। तो जो आपकी लोमी सॉइल्स होती हैं, हम इन लोमी सॉइल्स को बहुत ही बेहतर मानते हैं अपनी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए, जिनको हम लोग दोमट मिट्टी बोलते हैं। क्योंकि इस दोमट मिट्टी में आपका जो सैंड, सिल्ट और क्ले का जो कंटेंट % होता है वो बहुत बेहतर होता है, जो अक्सर आदर्श माना जाता है। जो दोमट मिट्टी है उसको अक्सर आदर्श माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सैंड, सिल्ट, क्ले का जो कंटेंट % है वो बहुत अच्छा होता है और इसमें इसकी जो विशेषता है, जो इसकी एक विशेषता है वो आपकी क्या है, इसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, इसकी जो जल धारण जो क्षमता है आपकी लोमी सॉइल की बहुत अच्छी होती है और जो आपका ड्रेनेज है, ड्रेनेज जल निकासी को बहुत ही अच्छी तरीके से संतुलित करने का काम करती है, जिससे आपकी वाटर लॉग्ड कंडीशंस भी इसमें डेवलप नहीं हो पाती हैं। तो आप कोई भी आपकी हॉर्टिकल्चरल अगर क्रॉप्स है तो आप लोमी सॉइल में बेहतर तरीके से उसको ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद नंबर बी आपका नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें आपका क्या है, द सॉइल मस्ट बी वेल ड्रेन्ड टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग एंड इंश्योर
proper aeration for root health. Most horticultural crops, especially fruits, cannot tolerate waterlogged conditions. तो अगर हम जल भराव की बात करें तो कोई भी आपकी अगर मिट्टी है तो जल भराव को रोकने और जड़ों के स्वास्थ्य के लिए उचित वायु संचार सुनिश्चित करने के लिए जो आपकी मिट्टी है, मिट्टी में आपकी क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? आपकी जल निकासी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो जल निकासी अगर आपकी बहुत अच्छी होगी तो अधिकांश जो आपकी बागवानी फसलें होती हैं, हॉर्टिकल्चरल जो आपकी फसलें होती हैं, विशेषतः अगर देखा जाए पोमोलॉजी, जिनको हम लोग फ्रूट क्रॉप्स बोलते हैं, फल वाली जो फसलें हैं, अगर उन क्रॉप्स को आपको लगाना है या आपकी क्रॉप्स लगी हुई हैं फल वाली जो फसलें हैं, तो जल भराव की स्थिति अगर आपकी उन कंडीशंस में पाई जा रही है तो ये उसको सहन नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं ये आपके जो प्लांट्स हैं नष्ट हो जाएंगे या आपका जो ईल्ड है उसका उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव आपका पड़ेगा। तो आपको वाटर लॉग्ड कंडीशंस आपको मेंटेन नहीं होने देनी है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 2, आपका डेप्थ। तो डेप्थ की अगर हम बात करें तो डेप्थ से आप क्या समझते हैं? तो कोई भी आपकी सॉइल है, सॉइल की डेप्थ से आप क्या समझते हैं? तो सॉइल्स शुड बी सफिशिएंटली डीप। डीप का मतलब है जो सॉइल है, आपकी जो सॉइल कंडीशंस हैं वो आपका ग्रेटर देन 2 मीटर्स फॉर मेनी फ्रूट क्रॉप्स। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जो आपकी फल वाली फसलें होती हैं उनकी जो रूट्स होता है वो कितना डीप जाता है, अच्छा खासा जो उनकी वर्टिकल जो उनकी रूट्स हैं जो जाती हैं वो लगभग आप मान लीजिए ग्रेटर देन 2 मीटर्स तक वो बढ़ती हैं और नीचे जाती हैं। Sufficiently deep to allow for extensive root growth and access to water and nutrients. A hard pan का मतलब क्या है? A dense compacted layer near the surface is detrimental. तो हम अगर बात करें डेप्थ की, सॉइल डेप्थ की अगर हम बात करें तो मिट्टी पर्याप्त गहरी होनी चाहिए। मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी इतनी गहराई तक होनी चाहिए कि जो आपका रूट का पेनिट्रेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके और प्लांट आपका कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश हो सके। आपकी कोई भी हार्ड पैन विदिन 2 मीटर तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जो आपकी सॉइल है ग्रेटर देन 2 मीटर तक आपकी होनी चाहिए। ग्रेटर देन 2 मीटर तक आपका कोई भी हार्ड पैन नहीं होना चाहिए ताकि जड़ों की जो आपकी वृद्धि है, उनका जो विकास है वो बहुत अच्छा हो सके और पानी व जो पोषक तत्व हैं उन तक अगर आपके रूट्स का जो है पहुंच अगर अच्छा बनता है तो आपका जो प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होता है। सतह के पास एक कठोर परत, एक घनी सतह, एक सघन परत अगर बन जाती है आपका सतह के करीब तो वो आपकी बहुत ही हानिकारक होती है। ये क्या करती है? आपके जो रूटिंग सिस्टम है उसको शैलो कर देती है और कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है, वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो क्या होता है? घटता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3, पीएच। पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच के आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं कि आपकी जो सॉइल है वो एसिडिक कंडीशन में है या आपकी अल्कलाइन कंडीशंस में है। तो पीएच मतलब अम्लता या क्षारीयता जो है आपकी उसको हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो आपका पीएच स्केल होता है उसमें जो रीडिंग होती है 0 से 14 तक आपकी रीडिंग्स होती हैं। अगर न्यूट्रल की बात करें तो जो न्यूट्रल पीएच होता है वो हम लोग 6.5 से 7.5 तक मानते हैं। इसके बाद पीएच में सबसे पहला जो पॉइंट है, मोस्ट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स prefer a slightly acidic to a neutral pH range, typically 6 to 7.5. This range maximizes the availability of essential nutrients. तो अगर हम बात करें जो आपकी अधिकांश जो आपकी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, अधिकांश जो आपकी बागवानी वाली फसलें हैं, तो उनकी जो पीएच की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी क्या होती है? स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल, मतलब अम्लीय से लेके उदासीन पीएच मान की आवश्यकता ज़्यादातर आपकी जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उनके लिए उनको होती है। आमतौर पर देखा गया है जो आपकी 6 से 7.5 जो पीएच मान की जो सॉइल्स होती हैं वो बहुत ही अच्छी मानी गई हैं और ये जो पीएच है आपको ये एक न्यूट्रल पीएच भी इसको माना जाता है। तो जो यह स्तर है आपका पीएच मान का, तो यह स्तर आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता को अधिकतम करता है। तो इस पीएच मान पे जो आपका न्यूट्रिएंट का जो अवेलेबिलिटी है प्लांट के लिए वो आपका क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। वो आपका क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो न्यूट्रिएंट का अवेलेबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं
जो प्लांट है, प्लांट को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो प्लांट का जो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट है, आपका फ्लावरिंग फ्रूटिंग है, जो दो चीज़ें होती हैं, आपका वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज, तो ये दोनों आपके बहुत अच्छे से चलते हैं और अल्टीमेटली आपका जो ईल्ड है वो आपका बहुत अच्छा होता है। इसके बाद नंबर बी आपका आता है एसिड लविंग क्रॉप्स। Example, blueberries, azaleas thrive at lower pH while others may tolerate slightly alkaline conditions. तो अगर एसिड लविंग क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अम्ल प्रिय फसलें भी कुछ होती हैं। मतलब अगर आपकी एसिडिक सॉइल्स हैं, तो अब मतलब आपका जो पीएच मान जिन सॉइल्स का लो होता है, 6 से आपका कम जिनका पीएच मान होता है, 7.5 से जिनका पीएच मान कम होता है, उनको हम लोग अम्लीय सॉइल बोलते हैं। तो इन कंडीशंस में हम लोग ब्लूबेरी, अजेलिया, इनको कम पीएच पर ग्रो किया जाता है, जबकि अन्य फसलें हल्के क्षारीय वातावरण को भी सहन कर पाती हैं। हम उनको अगर क्षारीय कंडीशंस हैं तो उनमें भी हम लोग उनको ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है नंबर 4, ऑर्गेनिक मैटर एंड फर्टिलिटी। तो ऑर्गेनिक मैटर एंड फर्टिलिटी की अगर हम बात करें, तो कोई भी अगर आपकी सॉइल है, उसमें अगर आपका कार्बनिक पदार्थ और उसका जो फर्टिलिटी स्टेटस है, अगर वो हाई होता है, तो सबसे सीधी सी बात है, अगर आपकी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है, इट मीन उसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाएंगे और वो उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का काम करेंगे। जो आपके अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट हैं उनको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेंगे और अल्टीमेटली आपका जो फर्टिलिटी स्टेटस है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी स्टेटस को इम्प्रूव करने का काम ये आपका ऑर्गेनिक मैटर करता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें देखते हैं, हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट improves soil structure, water holding capacity, nutrient retention and beneficial microbial activity। तो अगर हम बात करें उच्च ऑर्गेनिक मैटर की, उच्च कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो क्या करता है, वो आपकी जो मिट्टी की संरचना है, जो आपकी जो आपका सॉइल का जो स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने का काम भी आपका ऑर्गेनिक मैटर करता है, जो कि आपकी सॉइल में अगर आप उसको डालते हैं तो भरपूर मात्रा में आपकी सॉइल में ये पाया जाता है। जो जल धारण क्षमता होती है, जल धारण क्षमता वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। न्यूट्रिएंट रिटेंशन, जो आपके पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता को भी इम्प्रूव करने का काम जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है वो करता है। एंड बेनिफिशियल माइक्रोबियल एक्टिविटी, और जो आपके सूक्ष्म जीव हैं, जो आपके बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव हैं, जो लाभकारी सूक्ष्म जीव हैं, उनकी जो गतिविधि होती है, तो उनकी गतिविधि में भी सुधार करने का काम हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत अच्छे से करता है। तो अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक मैटर जो है हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी, उर्वरा शक्ति को इम्प्रूव करने का काम करता है और अल्टीमेटली जो हमारा ईल्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद नंबर बी आपका पॉइंट है, द सॉइल शुड बी फर्टाइल अप्लाइंग सफिशियंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। जब आप हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स लगाने जा रहे हैं तो आपकी जो सॉइल का जो फर्टिलिटी स्टेटस है वो आपका अच्छा होना चाहिए, मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, जिसमें पर्याप्त मात्रा में जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, तो मेजरली ये आपकी सॉइल में अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होने चाहिए। और जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे आपके जिनको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वो भी आपकी सॉइल में अच्छी मात्रा में उपस्थित होने चाहिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड गेन कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका नंबर 5, वाटर टेबल की हम बात करते हैं। तो वाटर टेबल आपका क्या होता है, जल स्तर आपका क्या होता है, तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो अ हाई वाटर टेबल कैन सफोकेट रूट्स। द वाटर टेबल डेप्थ शुड आइडियली बी एट लीस्ट 2 to 4 meters below the surface, especially for deep rooted fruit crops। तो अगर हम वाटर टेबल की यहाँ पर बात करते हैं तो वाटर टेबल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को सिलेक्ट करने के लिए और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। तो
जो भी आपकी रूट्स हैं, जो भी आपका वाटर टेबल है, अगर आपका उच्च जल स्तर जो जड़े हुए हैं, अगर आपका जो वाटर टेबल है अगर उच्च होगा, तो कहीं न कहीं जो आपकी रूट्स हैं, उसको उस दम घुटने का काम होता है। तो कहीं न कहीं जो रूट्स का डेवलपमेंट होता है वो उसमें अच्छा नहीं हो पाता है। जल स्तर की गहराई आदर्श रूप से कम 2 से 4 मीटर आपकी क्या होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। तब आपका जो रूट का डेवलपमेंट है बहुत अच्छा होगा। खासकर जो गहरी जड़ों वाली जो आपकी फल वाली जो फसलें हैं, उनका जो आपका रूट का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है आपका बहुत अच्छा होगा, और जो न्यूट्रिशन का और न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। इसके बाद आपका एक है क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। तो डिफरेंट जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि सॉइल्स, डिफरेंट सॉइल का रिक्वायरमेंट और डिफरेंट आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस का रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को होती है। तो क्लाइमेट इंक्लूडिंग टेम्परेचर, क्लाइमेट जैसा कि हमने कहा कि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में डिफरेंट डिफरेंट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं, बागवानी फसलें लेते हैं। तो क्लाइमेट कंडीशंस की बात अगर हम करें, उसमें आपकी डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जैसे इंक्लूडिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी आपका हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को सिलेक्ट करने के लिए। रेनफॉल पैटर्न भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्रॉप को चूज़ करते हैं। इसके बाद लाइट का इंटेंसिटी, लाइट का मतलब है आपका सनशाइन आवर्स से हम जो भी आपको क्रॉप का सिलेक्शन करना है वो हम सेलेक्ट करते हैं, आपका सनशाइन आवर्स पे मोस्टली ये चीज़ें डिपेंड होती हैं। एंड ह्यूमिडिटी, और उस पर्टिकुलर एरिया की ह्यूमिडिटी की जो कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, उसको भी डिकेट्स उसके आधार पर भी हम क्रॉप्स को सिलेक्ट करने का काम करते हैं। विच क्रॉप कैन बी सक्सेसफुली ग्रोन इन अ रीजन। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं, इन्हीं के आधार पर हम क्रॉप्स का सिलेक्शन करते हैं जो उस रीजन में बहुत अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक ग्रो की जा सके। इसके बाद आपका मेजर क्लाइमेटिक फैक्टर्स, प्रमुख जलवायु कारक की अगर हम बात करें, सबसे पहला जो आपका जो प्रमुख जलवायु कारक है वो है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस की अगर हम बात करें, जिसमें आपका फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, फ्लावरिंग है एंड फ्रूट सेट। तो इसमें हम बात करते हैं कि जो आपका तापमान है, जो आपका टेम्परेचर है, वो मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर है आपका। तो तापमान सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जो सभी आपकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आपकी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जैसे आपका प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, पुष्पन है, फलन है, इन सभी को प्रभावित करने का काम हमारा टेम्परेचर करता है, हमारा तापमान करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ही जो हमारा प्लांट है वो भोजन निर्माण करने का काम करता है, जिसमें कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा जल मिलकर आपका जो फोटोसिंथेट है उसको बनाने का काम करते हैं। और वही फोटोसिंथेट जो हमारा प्लांट है, जो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हम आपका मान लीजिए वेजिटेटिव फेज़ है और आपका जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है, इन सभी में वही सारा आपका जो फोटोसिंथेट है वो इस्तेमाल किया जाता है थ्रू फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। इसके बाद आपका आता है क्रॉप्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर टेम्परेचर नीड्स। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो आपकी फसलें होती हैं, फसलों को उनकी तापमान आवश्यकताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है। हर क्रॉप का जो आपका टेम्परेचर है, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होता है। मान लीजिए सबसे पहला जो पॉइंट है आपका क्या है, ट्रॉपिकल कंडीशंस। तो ट्रॉपिकल कंडीशंस का मतलब है उष्ण कटिबंधीय फसलें, मतलब ऐसी कंडीशंस, ट्रॉपिकल कंडीशंस, उष्ण कटिबंधीय जो आपकी कंडीशंस हैं, तो इसमें आप कौन कौन सी फसल ग्रो कर सकते हैं, इसकी हम बात करते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल क्रॉप्स का मतलब है कि वहाँ पर आपका क्या होता है, रिक्वायर हाई टेम्परेचर ईयर अराउंड विद नो डिस्टिंक्ट विंटर। तो जो ट्रॉपिकल कंडीशंस होती हैं, बिना किसी विशिष्ट सर्दी के पूरे वर्ष उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तो अगर बात करें कि आपका ईयर अराउंड जो टेम्परेचर होता है वो हाई ही होता है, तो इन
कंडीशंस में आपको कौन सी फसलें ग्रो करनी है, जैसे आपका मैंगो है, आप आम की फसल ऐसी कंडीशंस में ले सकते हैं। आपका बनाना है, आप बनाना की फसल इन कंडीशंस में ले सकते हैं। बनाना के बाद आपका आता है पपाया। पपाया आप ट्रॉपिकल कंडीशंस में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो फसलें हैं, मेजरली हम लोग अगर फ्रूट क्रॉप्स की बात करें तो आपका मैंगो है, बनाना है, पपाया है। इसको आप बहुत बेहतर तरीके से इन कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है सब ट्रॉपिकल कंडीशंस, उपोष्णकटिबंधीय। उपोष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल का मतलब है टॉलरेट अ डिस्टिंक्ट समर एंड माइल्ड विंटर बट आर सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट। तो उष्णकटिबंधीय जो फसलें होती हैं, जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती हैं, इसमें आपका क्या होता है, अगर टेम्परेचर की बात करें, एक विशिष्ट गर्मी और हल्की सर्दी को सहन कर सकते हैं। तो उपोष्णकटिबंधीय फसलें ऐसी फसलें हैं, इसमें हम ऐसी फसलें लेते हैं जो आपका क्या है, आपका विशिष्ट गर्मी और हल्की फुल्की सर्दी को भी सहन करने की क्षमता इन फसलों में होती है। लेकिन जो आपका फ्रॉस्ट पड़ता है, जो आपका पाला पड़ता है, तो पाले के प्रति कहीं ना कहीं ये आपका क्या होती हैं, संवेदनशील फसलें होती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें उपोष्णकटिबंधीय फसलों की, सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स की, तो आपका जो सिट्रस है, आपका गुआवा है, ग्रेप है। तो नींबू, अमरूद, अंगूर आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। किन कंडीशंस में? उपोष्णकटिबंधीय या सब ट्रॉपिकल कंडीशंस में। इसके बाद टेम्परेचर के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है, नंबर 3 है आपका टेम्परेट। टेम्परेट मतलब समशीतोष्ण कंडीशंस। तो जो समशीतोष्ण फसलें आपकी होती हैं, इन फसलों के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो कैसी होती है? रिक्वायर अ डिस्टिंक्ट कोल्ड पीरियड विद टेम्परेचर्स बिलो फ्रीजिंग टू सेटिस्फाई अ चिलिंग रिक्वायरमेंट टू ब्रेक डॉर्मेंसी एंड एनेबल सबसिक्वेंट फ्लावरिंग। एग्जाम्पल एप्पल, पियर, चेरी। तो अगर हम समशीतोष्ण फसलों की बात करें, टेम्परेट फसलों की बात करें, तो निष्क्रियता को तोड़ने और बाद में फूल आने के लिए आवश्यक शीतलन की आवश्यकता को पूरा करने हेतु हिमांक से नीचे तापमान के साथ एक विशिष्ट ठंडी अवधि की आवश्यकता होती है। तो सीधी सी अगर हम बात करें, टेम्परेट कंडीशंस जहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, ठंडी बहुत अधिक होती है, उन कंडीशंस में हम लोग सेब, नाशपाती, चेरी, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और ऐसी कंडीशंस अगर हम बात करें तो आपका जो जम्मू कश्मीर रीजन है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से ये कंडीशंस पाई जाती हैं। इसके बाद आपका टेम्परेचर के बाद जो आपका पॉइंट है, जो क्लाइमेटिक आपका एक फैक्टर है, वो है आपका लाइट। लाइट में आपकी 2 चीज़ें हैं, आपका सनशाइन है और आपका क्या है, फोटो पीरियड है। तो सनशाइन और फोटो पीरियड, ये दोनों चीज़ें आपकी आती हैं लाइट के अंतर्गत। तो सबसे पहले प्रकाश और धूप और प्रकाश काल की हम बात करें तो ये फैक्टर बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है आपको कौन सी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स उस पर्टिकुलर रीजन में आपको लेनी है। तो लाइट इंटेंसिटी इज विटल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड मोस्ट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स रिक्वायर अबंडेंट सनलाइट। तो जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो आपकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, जो आपका फोटोसिंथेट का निर्माण होता है प्लांट्स के लिए, जिसको हम लोग प्लांट्स का भोजन भी बोलते हैं फोटोसिंथेट को। तो ये जो बनता है, ये फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी के थ्रू बनता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए जो आपका लाइट का रिक्वायरमेंट है, सनलाइट का जो रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो इंटेंसिटी है, ये लाइट का इंटेंसिटी कहीं ना कहीं आपके जो फोटोसिंथेट प्रोडक्शन है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने का काम करती है। और अगर वो आपकी फोटोसिंथेट प्रोडक्शन आपका प्रभावित होता है तो आपका कहीं ना कहीं आपका यील्ड भी प्रभावित होता है, जो कि आपका इकोनॉमिकल पार्ट है। तो सीधी सी हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो प्रकाश की तीव्रता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ही आपका जो प्लांट है वो अपना भोजन बनाने का काम करते हैं। और अधिकांश जो बागवानी फसलें हैं, बागवानी फसलों को प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा, तो वो फोटोसिंथेट का निर्माण नहीं करेंगे। और फोटोसिंथेट का जो कन्वर्जन है वो
आपका सोर्स टू सिंक, सोर्स का मतलब आपका लीफ और लिंक सिंक का मतलब आपका क्या है, जो आपका फ्रूट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो कन्वर्जन जो फोटोसिंथेट का है वो सोर्स टू सिंक आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा और डायरेक्टली अफेक्ट करेगा आपकी जो ईल्ड है उसको। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब है डे लेंथ। Influences flowering and development in many vegetables and ornamentals, example onions, strawberries। तो जो आपका प्रकाश काल है, मतलब जो आपकी दिन की लंबाई होती है, मतलब जो आपका फोटो पीरियड होता है, तो जो ये किसको प्रभावित करता है, आपकी कई सब्जियां, आपकी डिफरेंट वेजिटेबल्स हो सकती हैं और जो आपके ऑर्नामेंटल्स प्लांट्स हैं जैसे प्याज है, स्ट्रॉबेरी है, इसमें आपका पुष्पन और विकास को प्रभावित करने का काम हमारा जो फोटो पीरियड है, जो डे लेंथ है, वो बहुत ही ज़्यादा करता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है जो क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर की बात करते हैं, तो वो है आपका रेनफॉल एंड वाटर। तो रेनफॉल एंड वाटर मतलब वर्षा और जो आपका जल होता है, आपका जो रेनफॉल का जो वाटर होता है और जो आप कहीं ना कहीं इरिगेशन देने का काम करते हैं। अगर हम इम्पॉर्टेंट फैक्टर की बात करें तो रेनफॉल आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको कौन सी फसल का सिलेक्शन उस पर्टिकुलर एरिया में करना है। एडिक्वेट वाटर सप्लाई इज इसेंशियल आइदर थ्रू रेनफॉल और इरिगेशन। तो आप कोई भी फसल अगर आप ले रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा में आपकी जो जल की आपूर्ति है वो आप का नेचुरली हो या आपको आर्टिफिशियली देनी हो, तो आप उस क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट है वाटर की उसको आपको फुलफिल करना है, वो नेचुरली हो या आपका आर्टिफिशियली हो, चाहे आपको वर्षा से करें या आप इरिगेशन देके करें। तो एडिक्वेट वाटर सप्लाई आपको देनी है आपका जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है उसको। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, हाई रेनफॉल कैन कॉज वाटर लॉगिंग एंड इंक्रीज डिजीज इंसिडेंस। कभी कभी देखा गया है कि अगर आपकी बारिश ज़्यादा हो जाती है, आपका रेनफॉल ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा रेनफॉल क्या करता है, आपका वाटर लॉग्ड कंडीशंस जनरेट करने का काम करता है। और जब आपकी वाटर लॉग्ड कंडीशंस बढ़ जाती हैं, ज़्यादा जनरेट हो जाती हैं, तो इन कंडीशंस में जो आपका डिजीज़ और इंसेक्ट पेस्ट का जो इन्फेस्टेशन है, जो प्रभाव है, वो आपकी फसल पर बहुत तेज़ी से बढ़ता है और आपकी जो फसल है उसका जो ईल्ड है उसको ये लोग क्या करते हैं, डिक्रीज़ करने का काम करते हैं और उसको ये लोग अफेक्ट करने का काम करते हैं। तो इनका जो प्रभाव है, इनका जो प्रकोप है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका ड्रॉट कंडीशंस सीवियरली रिड्यूस ईल्ड एंड क्वालिटी। तो जिन एरियाज़ में आपका रेनफॉल नहीं होती है, आपके जो वाटर इरिगेशन की कोई रिसोर्स आपके अवेलेबल नहीं है, तो उन कंडीशंस में आपका जो है क्या होता है, आपका सूखा पड़ता है। और सूखे की स्थिति में जो आपकी उपज है, जो आपकी ईल्ड है और जो आपकी क्रॉप की जो गुणवत्ता है, आपका मान लो फ्रूट हो या वेजिटेबल हो या आपके फ्लावर्स हो, उनकी गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। और अगर गुणवत्ता प्रभावित होती है तो उसकी जो उसका पैसा है, जो उसकी इकोनॉमिक ईल्ड है, जो उसकी इकोनॉमिक्स है, तो कहीं ना कहीं क्या होती है, खराब होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्लाइमेटिक फैक्टर है वो आपका है क्या, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी भी आपका कोई भी आपको क्रॉप का सिलेक्शन करना है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप का सिलेक्शन करना है, तो ह्यूमिडिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपका सिलेक्शन ऑफ क्रॉप को प्रभावित करने का काम करता है। तो हाई ह्यूमिडिटी फेवर्स द ग्रोथ ऑफ सम क्रॉप्स लाइक आपका बनाना, सपोटा, बट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ फंगल डिजीजेज। तो अगर आपका किसी पर्टिकुलर जगह पर कंडीशंस में अगर ह्यूमिडिटी आपकी बहुत ज़्यादा है, आर्द्रता आपकी बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, वो फेवर करता है आपकी कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे आपका बनाना है, सपोटा है। तो बनाना और सपोटा जैसी फसलों को ये लोग क्या करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। इसकी वृद्धि के लिए आपका जो ह्यूमिडिटी है, हाई ह्यूमिडिटी बहुत ही फेवर करता है, बहुत ही अनुकूल होता है। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी आपकी ज़्यादा है तो हाई ह्यूमिडिटी आपका क्या करता है, हाई ह्यूमिडिटी से जो आपका फंगल डिजीज़ है, तो फंगल डिजीज़ जो इनका इन्फेस्टेशन है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है। तो फफूंद जनित जो आपके रोग हैं, इनका खतरा आपका क्या होता है, बढ़ जाता है जब आपकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तब। इसके बाद बात करते हैं लो ह्यूमिडिटी की। लो ह्यूमिडिटी में आपका क्या होता है,
लो ह्यूमिडिटी जब होती है, लो ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज ट्रांसपिरेशन एंड वाटर रिक्वायरमेंट्स। तो अगर ह्यूमिडिटी आपकी कम है, कम आर्द्रता क्या करता है, आपका जो वाष्पोत्सर्जन है और पानी की आवश्यकता को बढ़ा देने का काम करता है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और कहीं ना कहीं जो आपका वाटर का रिक्वायरमेंट है, पानी की जो आवश्यकता है, वो बहुत तेज़ी से आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर की अगर हम बात करें, वो है आपका विंड। तो आपकी विंड्स वहाँ पर कैसी चलती हैं, ये भी आपका फैक्टर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप को प्रभावित करने का काम करता है। तो विंड जो आपका है, हवा, हवा मतलब आपका स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन कॉज फिजिकल डैमेज। तो जो आपकी तेज़ हवाएं चलती हैं, जो आपकी जिनकी वेलोसिटी, जो विंड वेलोसिटी है, अगर हाई विंड वेलोसिटी है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो डिफरेंट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स लगी हुई हैं, उनको फिजिकली डैमेज करने का काम पहुंच करता है। तो शारीरिक क्षति पहुंचा सकता है अगर आपकी जो विंड वेलोसिटी है, आपकी जो हवाएं हैं, अगर बहुत तेज़ी से चल रही हैं तब। इंक्रीज वाटर लॉस, हवाएं आपकी बहुत तेज़ चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, जो आपका इवेपोरेशन और जो ट्रांसपिरेशन है, जो आपका वाष्पोत्सर्जन है आपका प्लांट से, और जो आपके डिफरेंट वाटर के रिसोर्सेज हैं, आपका ओशंस है, रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, तो इससे भी आपका जो वाटर का लॉस है बहुत तेज़ी से होता है। जो आपका ग्राउंड का जो सरफेस है, उससे भी आपका वाटर बहुत तेज़ी से क्या होता है, लॉस होता है। तो आपकी जब विंड की वेलोसिटी होगी, तो आपका जो वाटर का लॉस है, वो आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। एंड इंटरफियर विद पॉलिनेशन, तो और क्या करता है, हाई विंड वेलोसिटी है तो आपका जो पॉलिनेशन है, जो आपका परागण है, उसमें भी ये बाधा डालने का काम करता है। विंड ब्रेक्स आर ऑफन नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन। तो जो आपकी हाई विंड वेलोसिटी जो जहाँ पर होती है, जिन एरियाज़ में हवा की जो गति है बहुत तेज़ होती है, उन एरियाज़ में हम विंड ब्रेक्स लगाने का काम करते हैं। विंड ब्रेक्स का मतलब है एक रो हम डिफरेंट हार्डी नेचर के प्लांट्स की लगाने का काम करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, जो आपकी विंड की वेलोसिटी है उसको वो लोग क्या करते हैं, कम करने का काम करते हैं, जिससे आपकी जो ईल्ड है, जो आपकी मेन फसल है, वो आपकी क्या है, बच जाती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड, उपज प्राप्त करने का काम करते हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।